सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैथ्स के सर सीडीपी का 30 क्वेश्चन आपके बीच में लाए हैं, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और आज हम लोग 30 क्वेश्चन में आप लोग भी प्रैक्टिस करके देखेंगे कितना नंबर आता है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सीडीपी से आज से स्टार्ट है, तो अभी समय जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, जो भी दो से ढाई महीना समय बचा है, उनमें हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज हम लोग यहाँ पे देखिए इसका थंबनेल जो है आप लोग देख लिए हैं कि इसमें जो है सीडीपी का जो सितंबर 2026 में जो एग्जाम होने जा रही है 6 तारीख का, उसी के बारे में हम लोग आज इसका डिस्कस करते हैं। और 30 क्वेश्चन, ये सीडीपी का 30 क्वेश्चन, ये जो है आपका 30 क्वेश्चन आपको लगाना है। तो जो भी छात्र चाहते हैं कि हम 30 क्वेश्चन हम लगाएं और इसमें अच्छा नंबर लाएं आपको, तो सभी छात्र जुड़ जाएंगे। जितने भी हमारे भाई बहन है सब जुड़ जाइए, क्योंकि अब तहलका मचने वाली है। सक्सेस पॉइंट की तरफ से आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है। आपको डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है ऑफलाइन में, और इनका डिस्कस भी कराई जाती है क्लास में। तो जो भी छात्र ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो शाम को बैच स्टार्ट हो चुकी है 3 बजे से, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, और इसके बाद लाइव आपका 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप जुड़ने का कोशिश अधिक से अधिक जनसंख्या में जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में स्वागत है आप सभी छात्रों को। तो आप लोग सभी अच्छे होंगे और आशा करते हैं ऐसे भी स्वस्थ रहिए और अच्छे अपने जीवन के बारे में सोचते रहिए कि हमें प्रत्येक दिन कुछ एक अचीवमेंट बनाना है और उसके बारे में सोचना है कि आज का टारगेट क्या है, आज शाम तक क्या करना है। ये टारगेट डेली का एक टारगेट बनाइए और इस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो चलिए सीटेट वाले छात्र ध्यान देंगे। यहां से आपका क्वेश्चन है, देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन, चलिए पेडागोजी का क्वेश्चन है। चलिए सभी को ध्यान देते चलेंगे आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके बीच में हम लेकर आए हैं, तो हम लोग भी इस पे चर्चा करेंगे, आप लोग भी चर्चा करते चलेंगे कि क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आए तो जरूर बताइएगा। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, विकास का सिद्धांत। तो देखिए सबसे पहले कि विकास, तो विकास होता क्या चीज है सभी को जानते हैं आप लोग। विकास अधिगम अवधारणा से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास की अवधारणा। तो आप जानते हैं कि विकास जो होता है बच्चों का, वो जन्म से मृत्यु तक होता है, सभी को जानते हैं। और ये जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि विकास हमारा समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं होता है। क्योंकि ये जो विकास होता है तो आपको माँ के गर्भ से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है, जिसको कहते हैं हम लोग सिर से पैर की ओर विकास होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिर से पैर की ओर। अब देखिए पहला कहता है कि विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। देखिए अगर एक आयामी की अगर बात किया जाए, कोई विकास एक सीधी रेखा पे नहीं होगा, एक रेखीय होगा विकास, एक रेखीय विकास नहीं होगा। अभी जानते हैं कि एक रेखीय विकास नहीं होगा। विकास क्या होता है, एक रेखीय विकास आपको नहीं होगा। विकास ऊपर से नीचे की केंद्र से बाहर की ओर होता है, सभी जानते हैं कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर जाता है। कहता है क्या अब देखिए क्या कहता है इसमें, विकास अनुवांशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। संप्रेषण, अनुवांशिकता और संपोषण, यानी जो आपका पर्यावरण है, तो पर्यावरण से भी प्रभावित होता है और अनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अगर बालक जैसे जैसे अपना सीखता है तो उनका गुणवत्ता बेहतर होना चाहिए। आप भी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सभी को इसका कमेंट करके बताइए। तो विकास एक आयामी होता है कि बहुआयामी होता है, आप ही लोग बताइए। तो विकास कैसा होगा आपको, विकास बहुआयामी होगा। लेकिन इसका ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, विकास जो होती है तो देखिए ऊपर से नीचे, यानी क्या सिर से आपको है ना शीर्षगामी, जिसको कहते हैं लोग शीर्षगामी, इसको शीर्षगामी कहते हैं और इसको क्या कहेंगे हम लोग, अधोगामी। ये दोनों चीज होता है। विकास अगर कहा जाए तो देखिए, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपको, पहला नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा, पहला आंसर इसका सही है। लेकिन अगर याद रखना, देखिए पॉइंट अब लिख देते हैं, विकास जो होती है वो है ना विकास बहुआयामी होगा, बहुआयामी होता है। विकास कैसा होगा, बहुआयामी, एकदम याद रखना। विकास कैसा होता है, बहुआयामी होगा। क्योंकि विकास जो होती है आपको जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होता है, ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं होता है, एकदम याद रखना है। चलिए आगे की बात करें। विकास अगर आपको देखिए, विकास में हम लोग एक चीज याद रखना है। देखिए विकास जो होती है हम लोग का, विकास एक सार्वभौमिक के रूप से भी कहते हैं और सर्वांगीण के रूप में कहते हैं। सर्वांगीण होता है जो सही पक्ष होता है विकास का, इसलिए कहता है विकास जो होती है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों, यानी संपोषण माने क्या हो गया आपका पर्यावरण, ये दोनों चीज मायने रखता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पहला। चलिए नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए
अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, देखिए ध्यान देंगे सभी पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए कहता है कि क्वेश्चन कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास से किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए कि विकास जो होती है वो विकास का किस सिद्धांत पे ये काम करेगा। तो शीर्षगामी, देखिए आपको बताए थे बालक का जो विकास होगा पहले कैसे होगा, आपको सिर से पैर की ओर होता है। सब जानते हैं कि बच्चों का विकास होगा सिर से पैर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षगामी कहते हैं। उसी को हम लोग कहेंगे शीर्षगामी। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, शीर्षगामी के नाम से जानते हैं। यानी अगर बालक जैसे जैसे विकास करेगा उसका विकास का दिनचर्या कैसे हो, शीर्षगामी की ओर। अब कहता है क्या, गामक विकास होता है, भाषा विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिकता विकास होता है। तो शीर्षगामी क्या होगा, गामक विकास। लेकिन भाषा के बारे में आपको बताया था, भाषा के बारे में बताया था, नोम चॉम्स्की भी इसके बारे में चर्चा किया था आपको भाषा के बारे में। और संज्ञात्मक के बारे में पूछेगा तो जीन पियाजे महोदय ने चर्चा किया था, आप लोग भी पढ़े होंगे जीन पियाजे के बारे में, इसके बारे में चर्चा किया था। और नैतिकता के बारे में कोहलबर्ग चर्चा किया था, कोहलबर्ग, ये कोहलबर्ग नामक वैज्ञानिक ने चर्चा किया था कि नैतिकता विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। देखिए अगर संवेदनशील अवस्था, तो देखिए संवेदनशील अवस्था जो होती है तो आप लोग जानिएगा, देखिए संवेदनशील जो अवस्था होता है तो संवेदनशील को ही हम लोग कहते हैं, संवेदनशील अवस्था जो होता है तो वही होता है 0 से 2 वर्ष, यानी ये होता है 2 से 6 वर्ष। और इसी को कहते हैं हम लोग प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, या इसी को कहते हैं हम लोग पूर्व बाल अवस्था। इसी को क्या कहेंगे, पूर्व बाल अवस्था। ये सारा चीज हो जाता है हमारा किसमें, भाषा। तो भाषा संवेदनशील अवस्था जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक अवस्था के नाम से जानते हैं आपको। जिससे बच्चे को इसमें भाषा सीखने की अगर अवस्था कहा जाए तो बच्चे भाषा भी इसमें अच्छे तरीका से सीख जाता है, सर्वोत्तम सीखने की भाषा हो जाती है। जन्म से पूर्व की अवस्था यानी जिसको हम प्रसर्व अवस्था के नाम से जानते हैं, प्रसर्व। और याद रखना युवा अवस्था की बात करेंगे जो 18 से 25 वर्ष की बात हो जाती है। सटीक आंसर हो जाएगा इसका 2, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, उसे क्या कहलाता है। देखिए अगर कोई बालक अपने विकास की अगर बात करता है तो विकास की बात करता है तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए, अगर ये बच्चे कहाँ सीख रहा है, आपको अपने परिवार में सीख रहा है। तो ये कह रहा है कि परिवार आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाता है। अगर किसी बालक में अगर पहचान बनेगा तो उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, बताइए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए आप लोग। अब बताइए, आप लोग बताइए बच्चे कहाँ सीखता है, पहचान जाना शुरू करते हैं कहाँ पे, प्रारंभिक समाजीकरण में, द्वितीयक समाजीकरण में, प्रच्छन्न अभिकृत समाजीकरण, सक्रिय समाजीकरण। तो बच्चा कहाँ सीखेंगे आपको, यानी आरंभ परिवार में। तो प्रारंभिक अवस्था में कौन सीखेगा, परिवार में। अब ये हो गया परिवार की बात होता है जो हमारा समाजीकरण की बात होती है। और द्वितीयकरण हो गया हमारा विद्यालय की बात होता है। इसके साथ में आपको मीडिया आ जाएगा, धार्मिक चीज आ जाएगा, ये धार्मिक परिवर्तन के सारा चीज आ जाएगा आपको। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होना चाहिए। कहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए ये जो दिया था, ये जो था आपको नैतिकता यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नैतिक जो होता है ये समाज में सीखा जाता है, ये जन्मजात नहीं होता है, सभी जानते हैं। नैतिकता मोरालिटी जो होता है ये नैतिक यानी दुविधा, यानी जिसका मतलब सही गलत की पहचान करना, इसका बात है। अब कहता है कि सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। अगर बच्चे शुरू में क्या करता है, देखिए अगर उसमें नैतिकता की, देखिए अगर नैतिक, आप लोग देखिए अगर नैतिक माने हो गया सही गलत की पहचान करना, और यही बात कहता है नैतिक दुविधा की बात करेंगे हम लोग। तो नैतिक दुविधा में क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जब तक, जैसे हिंच के बारे में आप लोग जानते होंगे, हिंच, देखिए हिंच ने क्या कहा था कि अगर चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगा आपको। तो क्या ये, उसका पत्नी बीमार था आपको, तो उसने सोचा कि अगर हम चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। तो ये व्यक्ति नैतिक दुविधा कहलाता है। जब तक जिस कार्य में हम फंसे हुए हैं वो हमारा क्या बन जाएगा, नैतिक दुविधा। जब तक जिस कार्य में हम फंसे हुए हैं वो हमारा नैतिक दुविधा है, और उस कार्य में कोई एक हम फैसला ले लिए तो वो हमारा नैतिक तर्कना हो गया। यही बात की चर्चा आपको करना है। अब देखिए यहाँ की बात कर रहे हैं, सभी को गौर से ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपको बताया था
आपको देखिए याद रखना है कि ये जो चरण की बात करेंगे तो चरण जो है, चरण आपको दिया था 3 और उपचरण की अगर बात करेंगे तो उपचरण जो बताया था 6। ये चीज को आपको ध्यान रखना। ये पहला दिया था पूर्व परंपरागत, जिसको हम लोग कहते हैं 4 से 10 वर्ष, ये बात पता है। अब देखिए इसके बाद पारंपरिक चरण में कहा गया था जो है ना 10 से 13 वर्ष की बात कहा था, और उत्तर परंपरागत में कहा था 13 वर्ष से अधिक, ये बात कहा था। इसमें कहा है शुरुआती में, तो शुरुआती क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर के नाम से जानते हैं हम लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पियाजे के सिद्धांत दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहलाता है। देखिए तो आप लोग भी इसको कमेंट करके बताइए। जीन पियाजे नाम सुने होंगे आप लोग, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने इस सबसे पहले बताया क्या था। देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी जानते हैं आप लोग। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो कौन दिया था आपको, जीन पियाजे दिया था। और देखिए जीन पियाजे कहना है कि अगर जीन पियाजे का कहना है कि नई सूचनाओं को अपने मौजूद ज्ञान में शामिल करना, तो आप लोग को हम एक ट्रिक बताए थे। देखिए जब भी ऐसा बात रहे तो संशोधन की बात करें। देखिए संशोधन रहे, बदलाव रहे, परिवर्तन रहे तो समझ जाएंगे ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है आपको। तो समझ जाइए यह किसके बारे में चर्चा कर रहा है, तो ये सभी समायोजन की बात कर रहा है। तो आपको याद रखना, एक चीज आपको याद रखना कि अनुकूलन, याद रखिए अनुकूलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो अनुकूलन 2 प्रकार का कौन कौन होगा। देखिए एक होता है समावेशन, और एक होता है समायोजन। देखिए तो हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है अनुकूलन किसको कहेंगे। देखिए अनुकूलन उसको कहते हैं कि जो अपने वातावरण में वो ढल जाता है, जो स्वयं अपनी वातावरण में ढल जाएगा, उसी को हम लोग अनुकूलन के नाम से जानते हैं। अनुकूलन ये जीन पियाजे का थॉट ये बात कहता है कि अगर हर एक बच्चा जो एक नन्हा वैज्ञानिक है, ये क्यों कहा, क्योंकि हर एक बच्चा हर चीज को वह चाहता है, खोजना चाहता है। ये बात होता कैसे, ये अपने आप को जिक्र करना चाहता है। और यही बात अनुकूलन में कहा गया कि उनका स्वयं अपनी वातावरण में ढल जाना, उसी को अनुकूलन कहते हैं। समावेशन, देखिए समावेशन माने हुआ कि पूर्व ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान को भी जोड़ना, इसी को कहते हैं हम लोग समावेशन, या इसी को कहते हैं हम लोग आत्मसातीकरण भी कहते हैं। देखिए समायोजन कहते हैं पुराने ज्ञान को छोड़ करके नए ज्ञान के साथ में परिवर्तन करना, संशोधन करना, बदलाव करना, वही को हम लोग कहते हैं समायोजन। यहाँ पर जीन पियाजे ने यह बात कहा था, और ये नई सूचनाओं को अपने मौजूद में जोड़ने की क्रिया को समायोजन के नाम से जानते हैं। समाजीकरण की बात नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए समाजीकरण के बारे में हम जानते हैं, समाजीकरण होता है 2, जिसमें समाज और परिवार मिलकर अगर बन जाएगा तो वही क्या बन जाएगा आपको, समाजीकरण। देखिए संगठन के बारे में ये जीन पियाजे भाई, कोई भी जैसे कोई आकृति, ये जो होता है ये मूर्त अवस्था में जीन पियाजे ने बताया था। मूर्त अवस्था में जो 7 से 11 वर्ष होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। आत्मसातीकरण को ही हम लोग कहते हैं समावेशन के नाम से जानते हैं। समावेशन समझिए, उसी को हम लोग समावेशन के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पहला नंबर, एकदम राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 में क्या कहता है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। शब्द क्या है, वस्तुओं का प्रतीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि शब्द जो है एक प्रतीक है, प्रतीक की बात कर रहा है। अब कर रहा है, अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्यय माने तो समझना, यानी कंसेप्ट आपका जो है, ये कंसेप्ट क्या है, यानी समझने की बात क्या है, ये समझने की क्रिया पूछ रहा है। जब वो बालक को करा कि ये अपने शब्द के प्रति वो प्रतीत कर रहा है, प्रतीक दे रहा है, तो संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो अगर सही बात कर रहा है, वो बच्चे में अभाव है, यानी कोई आकृति को उल्टा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो वो करने में असमर्थ हो जाती है। तो मीना पियाजे के अनुसार संतत विकास से किस अवस्था पर आती है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका उम्र हो जाता है 2 से 7 वर्ष होता है। समझ गए। इसमें बच्चे है ना, किसी भी जैसे हो गया इको सेंटर हो गया, अहम केंद्रिता की बात हो गया, जीव बात हो गया, केंद्रीकरण हो गया, सब किस में आ जाएगा आपको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए अमूर्त वाली बात हो गया, जो इसको हम लोग कहते हैं 11 वर्ष आदि, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, तार्किक करेंगे आपको, है ना, आलोचना करेंगे, निगमन की चर्चा करेगा, इसमें अमूर्त की बात करेगा, औपचारिक की बात करेगा, औपचारिक का भी बात करता है, अब देखिए संवेदी है ना, संवेदी जिसको हम संवेदी अवस्था के नाम से जानते हैं,
संवेदी अवस्था, इसको हम लोग कहते हैं संवेदी अवस्था। जिसका जो उम्र हो जाता है 0 से, याद रखना 0 से 2 वर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं संवेदी। देखिए संवेदी को हम लोग कहते हैं जिसमें कहते हैं वस्तु, जैसे वस्तु छिपी होना, छिपी होना, जिसको कहते हैं वस्तु अस्थायी तत्व। क्या कहेंगे हम लोग? वस्तु अस्थायी, अस्थायी तत्व। समझ गए? इसको क्या कहेंगे? वस्तु अस्थायी तत्व। बात समझ में आया आप लोग को? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा। और मूर्त संख्यात्मक हो जाएगा 7 से 11। इसमें बच्चे का तार्किक प्रारंभ हो जाता है, तार्किक प्रारंभ हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, पूर्व संख्यात्मक। चलिए आगे की क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन कर रहा है आपका कि संपस्त विकास के क्षेत्र का संप्रदाय किसने प्रतिपादित किया? तो संपस्त मतलब हो गया जेडपीडी। जेडपीडी देखिए जेडपीडी क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति, हम यहां से मान के चले, हम यहां से लोकहा से पटना जाना है, तो अगर यहां से हमको लोकहा से अगर पटना जाना है, तो लोकहा से समझिए, अगर लोकहा से हमारे पटना जाना है, तो ये जहां से जाएंगे वो हमारा वास्तविक हो गया, जहां तक पहुंचे वो संभावना हो गया। अगर इस बीच में, यानी बीच में फंसा हुआ व्यक्ति, जैसे यहां से मान के चलिए हम हाजीपुर तक पहुंचे, तो हाजीपुर जब पहुंचे हम लोग हाजीपुर, तो यहां से हम किसी के पास, अगर यहाँ पे अगर पहुंचते हैं तो हमें ये जानकारी नहीं होता है कि अब यहां से पटना कैसे जाएंगे, तो किसी व्यक्ति के द्वारा हम सहारा मांगते हैं, मदद मांगते हैं, उसे कहते हैं बीच में फंसा हुआ व्यक्ति को सहारा मिलना ही क्या कहलाएगा? जेडपीडी कहलाता है। अब देखिए यहां से जब हम गए लोकहा से, अगर हमको पटना जाना है, कहीं भी हम लोग जाते हैं, रास्ता में कहीं भटक जाते हैं, तो एक दूसरे से मदद लेते हैं। यहाँ से कहीं कोई किसी घर पे जाना है, तो किसी से आपको पूछ के जाना पड़ता है, पता नहीं रहता, किसी से आइडिया लेना पड़ता है, विचार लेना पड़ता है, उससे सहयोग मांगना पड़ता है। तो जहां हम लोग रुक जाते हैं, वहां पर जब हम किसी से मदद मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जेडपीडी कहते हैं, यानी जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और ये किसने कहा था? लेव वैगोस्टिक ने कहा था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कौन सा कथन लेव वैगोस्टिक के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? लेव वैगोस्टिक, तो लेव वैगोस्टिक ने सबसे पहले बताया था वो किसके बारे में? सामाजिक के बारे में। किसके बारे में? सामाजिक संस्कृति के बारे में बताया था। सभी जानते हैं ये किसके बारे में बताया? सामाजिक संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में भी पूछेगा, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बताया था, अंतःक्रिया के बारे में बताया था। ये सारे बात जो सामाजिक के बारे में सारा चर्चा आपको लेव वैगोस्टिक ने किया था। आपको कहता है अधिगम एक अंतर्गत अंतर्मन्य प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पादित क्रमोदेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके 4 चरण होता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए आप लोग। आप देखिए इसमें कहा कि सही मायने क्या रखेगा, तो अगर कहा जाए तो ये सबसे पहले किस, यह भी बता दिए, सामाजिक के बारे में बताया, तो अधिगम, तो अधिगम का मतलब अनुभव, यानी अनुभव के द्वारा जो हम करके सीखते हैं, तो समाज में सीखा जाता है ये सारा चीज। तो सही आंसर कौन हो जाए इसका? सही आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होना चाहिए आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा आप लोग जानते हैं। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा यानी बाल केंद्रित शिक्षा मतलब शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए अभी के समय कक्षा में कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। जैसे आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पे बच्चा का एक ऐसा होना चाहिए जो उसका फीडबैक देखना चाहिए कि बच्चे का वो किस ओर रुचि कितना है। बाल केंद्रित शिक्षा का तो सब जो बच्चों को लचीलापन होना चाहिए, उसके कक्षा के प्रति उसे रुचि होना चाहिए, पाठ्यक्रम के प्रति रुचि होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। ये बात को जॉन डीवी भी प्रस्तुत किया था, और ये आपको जॉन डीवी ने ये बात की भी चर्चा किया था प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। और दिखा कि कौन सा विकल्प सार्थक होता है। सार्थक माने जो धीरे धीरे शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण करता है। जब हम किसी बालक को जब सिखाते हैं तो उसे सार्थक यानी बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को एक मुख्य रूप से उसे अपने सिखाने के प्रति उसे आभार व्यक्त करते हैं। अब कहता है कि निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन करना। हम अगर प्रत्येक दिन उसके साथ में लगातार उसके साथ में अगर प्रतियोगिता करवाएं तो क्या बच्चे सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। आपको मौखिक दंड का प्रयोग, क्या उसे प्रत्येक दिन उसे हम अनुशासन में रखेंगे, बच्चे स्वतंत्र यानी फीडबैक आप नहीं दीजिए तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। अनुशासन में रहेंगे, उसे दंड देंगे तो क्या वो बच्चा नहीं सीख पाएंगे, उसमें गुमराह हो जाएगा, समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। एक रूपी मानकीकृत का पाठ्यक्रम, हम कोई एक चीज मान के उसे कार्यालय की लैंग्वेज यानी उसको जब भी हम सिखाएंगे तो उसका मातृभाषा को
उसके साथ में मातृभाषा, और मातृभाषा जो हमारा दैनिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, दैनिक जीवन जिसको हम लोग कह सकते हैं वास्तविक जीवन, यानी उसको हम लोग कह सकते हैं वास्तविक जीवन, जो वास्तविक जीवन के साथ में जुड़ा हुआ, वास्तविक जीवन जुड़ा हुआ, ये हमें व्यवहारिक सिखाता है। तो हम बच्चों को मातृभाषा, न कि मार्कीकृत कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रथम सेक्टर में हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं सिखा सकते, उसे आसान भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, देखिए यहाँ पे करा केवल अधिगम के मूल्यांकन का स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। जरूरत नहीं केवल हम मूल्यांकन यानी बच्चे अनुभव करके से, लेकिन उसे अधिगम यानी सीखने के प्रति लगाव कितना है, उसके प्रति जिज्ञासा क्या है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। ये आप लोग भी कमेंट करके बताइए। अगर किसी बालकों में, याद रखना, किसी बालकों में अगर हम भाषा की अगर बात करते हैं तो बालक भाषा जैसे सीखता है, तो भाषा जब सीखते हैं तो उसमें संज्ञात्मक विकास की चर्चा हो रही है, संज्ञात्मक विकास की चर्चा हो रही है। तो संज्ञात्मक विकास क्या कहता है, जैसे बालक अपने संज्ञात्मक विकास में अगर विकास की बात करा तो उसकी मानसिकता की भी बात हो रही है यहाँ पे, तो संज्ञात्मक मानसिकता की बात हो रहा है। अब करें भाषा विकास से पूर्वगामी, यानी पूर्वगामी मतलब पहले की बात क्या है, पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे के द्वारा डायगोस्टिक का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत और बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इसमें सटीक आंसर क्या होना चाहिए बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो अगर यहाँ पे संज्ञात्मक की बात है, विकास की बात है, तो कौन हो जाएगा, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। देखिए जेंडरवादी, देखिए हमें कह रहा है जेंडर के बारे में पूछ रहा है, यानी जेंडर पक्षपात के बारे में। देखिए अगर हमारा, देखिए ये जो है जेंडर या पक्षपात के बारे में जो पूछता है तो याद रखना है, क्योंकि ये हमारे सामाजिक मुद्दा है। जेंडर यानी रूढ़िवादी, यानी लड़का के प्रति लड़की के प्रति, लड़का के प्रति हमारे भेदभाव होता है। ये भेदभाव क्या, ये पक्षपात सिखाता है। महिला के प्रति पुरुष, पुरुष के प्रति महिला, एक पक्षपात करता है। तो जेंडर ये पक्षपात करता है। कभी कहता है कि लड़का का काम लड़की करता है, लड़की का काम लड़का करता है। तो लड़का जो बाहर के काम करे, लड़की घरेलू काम करे। ये एक हमारे जेंडर एक पक्षपात की बात बताती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए, तब बताइए जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बताइए आप लोग जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसा उदाहरण का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई देगा। तो बताइए, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे, क्या हम लड़का लड़की को अलग अलग करके बैठाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, गलत ये है आपका। क्वेश्चन नंबर चलिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलिए, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए आप लोग भी बताइए क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी। देखिए क्या कर रहा है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लड़की के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिलता है। EWS होता है EWS, एक बहन है, एक छूट का प्रावधान रहता है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं में खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक क्या करें, ये बात पूछ रहा है। पारो को कहना है चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, ऐसा तो नहीं है पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षा में देनी चाहिए और दोहराओं को वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए जब भी बढ़ावा देगा तो बच्चे को क्या होगा, आपका दोहराव देना चाहिए। अब देखिए पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिक माने क्या, उनका प्रशंसा का विषय होना चाहिए, प्रासंगिक बनाना चाहिए, रुचि बनाना चाहिए। और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गतिविधि अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। तो उसे प्रासंगिक, यानी अगर उसके साथ में विद्यालय से बाहर हम सीखते हैं तो वो समावेशन के द्वारा उसे और प्रेरित करना चाहिए, उसे चर्चा का विषय बनाना चाहिए, जिससे उसे और ये आसान लगे आपको। और चौथा में क्या कहता है, देखिए ताकि पारो को घर पर सीखे ज्ञान
सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। क्या घर के ज्ञान और स्कूल ज्ञान को अलग अलग करके रखना चाहिए? ऐसा कोई बात नहीं है। सही आंसर तीसरा हो जाएगा। देखिए यहां पे चलिए क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। देखिए ध्वनि, लय और शब्द के अर्थ प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? देखिए जब ये ध्वनि के और लय के शब्द की बात है, ध्वनि आप बुद्धि है तो बुद्धि बताइए, बुद्धि कैसा चीज है आप लोग भी बताइए, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि देखिए अगर कहा जाए कि बुद्धि शब्दों के प्रति सचेतना किस बुद्धि के द्वारा होता है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि हो गया, अंतरा व्यक्ति बुद्धि हो, स्थानिक बुद्धि हो गया। देखिए अंतर व्यक्ति माना हो गया दूसरों के लिए, ये जो है दूसरों के लिए इंटरपर्सनल, अंतरा व्यक्ति इंट्रापर्सनल हो गया, ये स्वयं के लिए, किसके लिए? स्वयं के लिए। स्थानिक बुद्धि हो गया जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, ये हो गया। भाषिक बुद्धि जैसे ध्वनि होना चाहिए, संगीत का भाषा की होना, भाषा ज्ञान होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाषिक बुद्धि कहेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। देखिए 15 नंबर, एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो देखिए आकलन का मतलब होता है छोटी मूल्यांकन, आप भी जानते हैं इसका अर्थ होता है छोटी मूल्यांकन, इसका अर्थ छोटी मूल्यांकन। तो हम लोग अगर मूल्यांकन की अगर बात करेंगे तो बेहतर क्या होना चाहिए बताइए, बेहतर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट करके बताइए। अधिक उपयुक्त होना चाहिए सहयोगी और प्रायोजित कार्य होना। देखिए सहयोग के साथ प्रायोजित, यानी अगर उसके साथ में हम आकलन करेंगे तो उसके साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसके साथ दिखाएंगे, चित्रात्मक रूप से दिखाएंगे, तो सही हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। देखिए 16, सतत एवं व्यापक। तो सतत का मतलब क्या होता है? आप लोग भी कमेंट करके बताइए, सतत का मतलब क्या होगा? सतत का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए करा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत से क्या तात्पर्य होता है? सतत का मतलब निरंतर होता है, सतत का मतलब निरंतर, लगातार, सतत में निरंतर, लगातार। अब कहता है अभिप्राय कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। ये तो बात सही है कि हम छात्रों को सहयोग भी करना चाहिए और मूल्यांकन के द्वारा उसे सहायता भी करना चाहिए। अंक और ग्रेड अन्य प्रकार से छात्र उपलब्धि की सतत तुलना करने, तुलना तो यहाँ नहीं होगा, या हम तुलना एक दूसरे में तुलना नहीं करें, यानी उसकी जो कैपेसिटी है उनका अलग है आपका। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना चाहिए। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याशन की योग्यता का मापन करना चाहिए। ये बात नहीं होगा, सही हो जाएगा आपको पहला नंबर। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या सही होना चाहिए। चलिए आप लोग भी समझ गए होंगे, इसका आंसर सही पहला नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? शिक्षार्थी को, और कोई विद्यार्थी को उसके लक्ष्य की ओर जाए तो उसे क्या सहयोग की प्रोत्साहन करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। जब तक अवसर दीजिए तब वो बालक सीख पाएगा। यहाँ पर देखिए पहला अवसर में क्या करा है, प्रवीणता अभिमुख्य लक्ष्य, प्रवीणता अभिमुख्य लक्ष्य की बात पूछ रहा है। तो जैसे जैसे बालक सीखे तो अपने प्रवीणता की ओर जा रहा है, नवीन नई विचार सीख रहा है। अब प्रवीणता मतलब क्या, नवीन विचार सीख रहा है वो, असफलता से बचने के लिए, असफलता स्वीकार करने के लिए, आत्म परिचित के लिए। इसका सही हो जाएगा पहला नंबर। देखिए 18 में बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का नियम है। समावेशन मतलब क्या, सभी को समान शिक्षा मिलना चाहिए। समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सभी को ऐसा शिक्षा मिले जिसको समान शिक्षा मिलना चाहिए, बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए। भेदभाव नहीं करना चाहिए, मानकीकृत नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से, सब में भिन्न भिन्न प्रकार से पाई जाती है, सब में भिन्न भिन्न प्रकार से पाई जाती है, सब में अलग अलग होता है। तो सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए 19 नंबर भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या होना चाहिए, क्या होगा बताइए। कह रहा है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है, उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आंशिक रूप से कि उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझ रहे, यानी समझने, यानी कमी हो रहा है उनको विकास करना चाहिए। तो सही क्या हो जाएगा, पहला नंबर नहीं, गलत है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा सबके लिए एक जैसा शिक्षा होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए 20 नंबर है, 20 नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक, सृजन का मतलब नई विचार है ना, नई विचार लाना, नई नई विचार लाना। जब भी नए नए विचार लाएंगे तो सीखने की प्रति होगा। तो हम लोग
जब कक्षा की अगर बात करेंगे तो नए नए विचार लाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? नए नए विचार के साथ नवीन विचार होना चाहिए। देखिए करा क्या है, कल्पनाशील उत्तर को स्वीकार करना। तो सही बात है कि बच्चों में कल्पना की बात होगा, विचार का मंथन पर बल देना है। जब विचार हम लोग करेंगे तो नई नई बात आएगा आपको, ये भी बात सही है। अब अभिसारी चिंतन, अभिसारी कोई बात नहीं है, अभी अपसारी की बात होगा इसमें, अपसारी बात होगी, अपसारी चिंतन की बात होगी, होगा ना, चिंतन की बात होगा। असमिति से प्रति सहनशीलता की बात होगा। तो इसका हो जाए 1, 2 और 4 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब हम लोग चले 21 नंबर क्वेश्चन। सभी को पढ़िए, इसको बताएंगे, पढ़ के बताइए क्या होना चाहिए। आप लोग भी पढ़िए सही क्या होगा इसका 21 नंबर का। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक है ना स्वैर चिंतन यानी आत्ममय विमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तरह की किसके अनुरूप नहीं है ये बात पूछ रहा है। आप बताइए, हमें यहां पूछ रहा है ना, यहाँ पर सामूहिक क्रियाकलापों के द्वारा अगर कोई बालक जब सीखता है तो इसमें निगेटिव क्वेश्चन यानी पूछ क्या रहा है, आपका निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए आप लोग क्या होना चाहिए। तरह की सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष मतलब होता है प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना चाहिए। सही बात है, जब सामूहिक रूप से जब हम लोग सीखते हैं तो उसे स्पष्ट रूप से लिखित सामग्री देना चाहिए, तो ना वो बालक सीख पाएगा। दूसरा कहते हैं बच्चे को कम शोर वाले विश्राम वातावरण में युग में कार्य करने की अनुमति देना चाहिए। जहां शोर शराब होगा तो वहां तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, उसके लिए कम चाहिए। कि बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए। क्या हम विशिष्ट सबसे जो श्रेष्ठ स्कूल होगा आप उसमें भेज दीजिए, तो क्या उससे बच्चा को विकसित कर पाएगा? बताइए, आप लोग भी बताइए ये चीज। समान कक्षा में प्रतिक्रिया टीचर की वजह से मदद यानी उसे एक दूसरे मदद मिलना चाहिए, इसका गलत हो जाएगा तीसरा नंबर। चलिए आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए क्या होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों के प्रश्न पूछने के लिए क्या करना है, के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित तो नहीं होगा, कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, गलत बात है, सजा देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए यहां कहता है कि विद्यालय को छात्र पाठ्य पुस्तक को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। सही बात है, उन्हें कह रहा है कि जो चीज याद करता है उनको स्पष्ट करना चाहता है, वो बोलना चाहता है, तो बात तो सही कर रहा है आपको। अधिगम का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक हो। सही बात है, अधिगम जैसे हम लोग करके सीखें, अनुभव होना चाहिए और उनके साथ समाज में हम क्रियाशील यानी कार्य करने के प्रति समाज में एक अंतःक्रिया हो जाती है जिसके द्वारा एक दूसरे को सीखा जाता है आपको। तो स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर से व्याख्या भी करता है ए का, तो सही हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए बस 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि जल्दी जल्दी आप सीख जाएंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए क्वेश्चन में। देखिए एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंध को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। जब कोई बालक अपने आप में आलेखित रूप से कोई चर्चा करता है या कोई साधन की बात करता है तो उसे क्या होना चाहिए, यानी खंडित कर दिया जाता है, उसे अग्रवर्ती आयोजित किया जाता है, स्मृति सहायता किया जाता है, उसे संकल्पना मानचित्र की बात होती है। तो जब हम एक छात्रों के बीच में अगर आलेखित की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हम लोग कहते हैं उसको कह सकते हैं संकल्पना मानचित्र के रूप में काम करेगा। तो सही क्या हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन हम लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखिए। चलिए आप लोग भी बताइए 25 में क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए आप लोग भी 25 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक माने क्या है, जिसको मैंने प्रेरणा, रुचि क्या है, प्रेरणा। आंतरिक क्या है, आंतरिक में जैसे हम लोग कोई चीज को चिंतन की बात होती है, अंदर की आनंद की बात होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया। अरे भाई ये वादा किया तो ये हो गया बाहरी चिंतन। ये कहा कि अगर तू 90% लाएगी
तो अब तब तुमको हम घड़ी देंगे। तो ये तो हो गया बाहरी चिंतन की बात हो गया। अब कहता है रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता फिर से उसे टीवी देखने देगा। इस ये भी क्या है, वो कहता है कि अगर घर का तुम अच्छा से पूरा काम कर ली तो तब तुमको टीवी देखने देंगे। ये भी हो गया बाहरी चिंतन की बात हो गया, बाहरी प्रेरणा की बात हो गया। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अभी अध्यापक की प्रशंसा पाना चाहती है। तो अगर बहुत सारी किताब पढ़ी तो ये भी क्या हो, रीडिंग स्टार यानी कि वो प्रशंसा चाहता है कि मेरा नाम अगर ऊपर जाए तो हमारी प्रशंसा होगा। देखो अगला कहता है, तो भी हो गया बाहरी चिंतन। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है, तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने की रुचि रखता है। तो भाई जब ये रुचि हो तो क्या आ गया, आंतरिक प्रेरणा की बात आ गया। आप लोग भी समझ जाइए, सब बाहरी हो गया। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर। देखिए क्वेश्चन 26 कहता है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? बताइए। कह कि इसको नहीं दे रही है, यानी अगर चिंता की बात होती है, अगर बच्चे वो सीखता नहीं है, सही से अब्जॉर्व नहीं कर पाता, तो उसका उद्देश्य क्या बनेगा, उसका महत्व क्या बनेगा? अपने आप को सीखने के प्रति लगाव होना चाहिए। कह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नीति छात्रों के चिंता का सामना करने में सहायता नहीं होती, छात्रों को अभिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना चाहिए। तो बात सही करा। अगर बच्चों अधिगम यानी उसके अभिगम के रूप में अधिकारी अर्थपूर्ण यानी समझने का निर्माण भी होना चाहिए। छात्रों को लघु अवधि में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना चाहिए। हम जब छोटी छोटी जब बात होती है उनमें भी इसे यथार्थ यानी हम धीरे धीरे करके उनसे सिखाने का प्रयास भी किया जाए। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना चाहिए। जहां पे उसे कमी है उनको अनुभूति मिलना चाहिए, प्रोत्साहित करना, जिससे वो अपनी पहचान बना सकता है। कक्षा में छात्र प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना चाहिए, तुलना की कोई बात नहीं होती है, यहाँ पे तुलना नहीं कर सकते हम लोग। तो सही हो जाएगा 4 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रचित एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। इससे पीछे उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए त्रुटि विश्लेषण की बात कर रहा है। जब भी हमें त्रुटि विश्लेषण की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या होगा, इसका सटीक बात क्या होना चाहिए? आप लोग भी बताइए, सटीक क्या होना चाहिए? अधिक त्रुटि वाले छात्रों का कम त्रुटि वाले छात्रों से पृथक करना चाहिए क्या? जो त्रुटि अगर जो गलती अधिक करता है या गलती कम करता है उसको अलग अलग कर दीजिएगा। अधिक त्रुटि वाले छात्र को दंड दीजिए, अधिक प्रश्न देना। त्रुटि सुधार करने के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। त्रुटि को समझना चाहिए। जब गलती करते हैं तो उसको समझना चाहिए कि हम यहाँ पे गलती किए, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करता है। बात सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए आगे की क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के माध्यम से, देखिए याद रखना एनईपी की बात है क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एनईपी से संबंधित एनईपी का क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो देखिए एनईपी जो होता है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसका है ना 5 + 3 + 3 + 4 यानी 53-34, इसका फॉर्मूला जो है 53-34 है। तो सभी को जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आता है आपको। आप लोग भी जानते हैं कि अगर परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, परीक्षा के लिए स्मरण आधारित परिशिक्षा, बेधन अभ्यास के सांप्रदायिक समझ यानी बच्चों को समझ पर आधारित शिक्षा होना चाहिए। कभी भी अगर बच्चों को समझ पर आधारित शिक्षा होगा तो वही क्या एनईपी ये भी बात कहा था, जैसे एनसीएफ भी कहते हैं बच्चों को रटन प्रणाली से दूर कीजिए और समझ आधारित कक्षा पढ़ाइए, समझ आधारित उसे पढ़ाना चाहिए, रटन प्रणाली समाप्त करना चाहिए। तो सही हो जाएगा इसका 4 नंबर। 29 का देखिए बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? जब शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण माने है ना समझ पर आधारित, निर्माण करके, अधिगम माने अनुभव के द्वारा, सीख करके सीखना, ये बात कहता है। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब ये कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। तो जब किसी छात्रों को हम लोग अपने संप्रदाय की बात बताते हैं, अपने आप को क्रियाशील होना चाहिए, क्रियाशीलता के रूप में यानी पक्ष विपक्ष यानी दोनों तरह की बातों को समझ कर उसे उद्देश्य देना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए छात्रों की विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना
डॉट डॉट को बढ़ावा देने की एक विधि है। देखिए, अगर छात्र विभिन्न प्रकार की सामग्री, जैसे पाठ्य पुस्तक की बात है, एक कॉपी है, मटेरियल है, बहुत सारे सामग्री के बच्चे जो है दृश्य के द्वारा या सर्व के द्वारा या दृश्य या सर्व के द्वारा बच्चा सीखना चाहता है। वो चाहता है कि हमें चित्र सामग्री होना चाहिए, पठन सामग्री जो हमें अच्छे तरीका से उसको हम सरल भाषाओं में उसको पढ़ सकते हैं या प्रावधान करवा सकते हैं, या स्वनिर्देश अधिगम यानी खुद से भी सेल्फ डिपेंड हो सकता है स्वतंत्र के रूप में। यंत्रवत याद करके नहीं, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता की बात नहीं, अन्वेषण अधिगम यानी खोज पर आधारित। कैसा होना चाहिए? खोज पर आधारित होना चाहिए। खोज पर आधारित 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 होना चाहिए। आपका सभी विद्यार्थी समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, तो सीडीपी का आज 30 क्वेश्चन है, पहला सेट हमने प्रैक्टिस आपको लोगों को करवा दिए। तो इसी प्रकार से लगातार आपको हम सितंबर तक आपके साथ रहेंगे और निरंतर आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, 30 क्वेश्चन का हमने एनालिसिस आपके बीच में करवा दिए। इसी प्रकार डेली 30 क्वेश्चन का सीडीपी का आपको डेली अभ्यास होगा। तो जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़े हैं तो सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे विद्यार्थी हर विद्यार्थी पास पहुंच सकता है। तो सभी छात्रों को धन्यवाद। आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।